हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदी साहित्य विद नीता। आज हम देखेंगे आलोचना और आलोचना के तत्व का संक्षिप्त परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आलोचना की परिभाषा। किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना आलोचना कहलाता है। आलोचना को समालोचना या समीक्षा भी कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने आलोचना पे वीडियो बनाई है, उसमें मैंने उसकी डिटेल में परिभाषा, कार्य, तत्व, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और पद्धति के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं आलोचना के तत्व। सबसे पहले है विषय बोध अथवा अर्थ ग्रहण, दूसरा है व्याख्या तथा विश्लेषण, तीसरा है मूल्य निर्धारण और चौथा है साहित्य की गतिविधियों पर नियंत्रण। सबसे पहले है विषय बोध अथवा अर्थ ग्रहण। आलोचक जिस भी कृति की आलोचना करता है उसे उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसका परम कर्तव्य है कि वह कृतियों का सम्यक अध्ययन करने के उपरांत ही समुचित अर्थ ग्रहण करे। आलोचक जितना तटस्थ, निष्पक्ष, उदार एवं सहृदय होगा उतना ही वह उचित अर्थ ग्रहण करने में समर्थ होगा। आलोचक की निरीक्षण शक्ति अति सूक्ष्म होनी चाहिए, जिससे वह बारीकियों को समझकर उनका समुचित मूल्यांकन कर सके। अर्थात यदि आलोचक को उसका किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो आलोचना नहीं कर सकता। आपको उस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा है व्याख्या तथा विश्लेषण। आलोचक का कर्तव्य है कि वह आलोच्य विषय का विधिवत सम्यक अध्ययन करने के उपरांत ही गुण दोषों एवं उनके कारणों की व्याख्या तथा विश्लेषण करे। विषय के प्रचुर ज्ञान के साथ ही आलोचक को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि की भी यथावश्यकता ज्ञान होना चाहिए। आलोचक का कार्य कृति के बहिरंग एवं आंतरिक पक्षों की व्याख्या करना ही पूर्ण नहीं हो जाता, अपितु उसे लेखक की परिस्थितियों और परिवेश की भी छानबीन करनी चाहिए। जब तक आलोचक रचना की अंतराल का साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक कृति की समग्र व्याख्या विश्लेषण असंभव है। इसका अर्थ है आलोचक को कृति अथवा लेखक दोनों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है मूल्य निर्धारण। आलोचक किसी रचना की समुचित व्याख्या एवं पूर्ण विश्लेषण के बाद उसका साहित्यिक मूल्य निर्धारित करता है, जिसका तात्पर्य यहाँ बताना है कि रचना का क्या साहित्यिक महत्व है, किस विषय को प्रतिपादित करती है और अपने उद्देश्य में किस सीमा तक सफल हुई है। जब तक आलोचक ही नहीं, सामान्य पाठक भी किसी रचना का अध्ययन अवलोकन करता है, उसकी आलोच्य कृति के विषय में एक निश्चित धारणा बन जाती है, चाहे उसमें आलोचना के मान्य आदर्शों का अभाव हो। इस प्रकार जब आलोचना के प्रचलित आदर्शों का अवलंबन कर कोई आलोचक किसी कृति के विषय में इस प्रकार धारणा अभिव्यक्त करता है तो इस प्रक्रिया को मूल्य निर्धारण कहा जाता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है साहित्य की गतिविधियों पर नियंत्रण। किसी कृति के अवलोकन, निरीक्षण और साहित्यिक महत्व का प्रतिपादन करने के उपरांत आलोचक यह स्पष्ट करता है कि अमुक कृति समाज के सापेक्ष है अथवा निरपेक्ष। वह कृति की श्रेष्ठता एवं निकृष्टता को जांचता परखता है और उन कारणों की खोज करता है जो उस रचना को उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट बनाने में सहायक हुए। इस प्रकार किसी भी रचनाकार को श्रेष्ठ रचना करने के लिए किन आदर्शों का परित्याग करना चाहिए और किन किन को समाविष्ट करना चाहिए, इसका निर्धारण साहित्यालोचना से ही होता है। आलोचना की इस प्रक्रिया का अप्रत्यक्षता साहित्य की गतिविधियों पर नियंत्रण करना माना जा सकता है।
तो ये थे आलोचना के तत्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।